हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे नेक्स्ट बातें। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है और किसी वस्तु को यदि आवेशित करेंगे तो किन किन मेथड्स का अपन उपयोग करेंगे। तो उसी क्रम में अपन आज आगे बात करेंगे कि जो अपन 3 विधियां पढ़ी थी आवेशन की, उन आवेशन के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उससे जुड़ी हुई। फिर आवेश के मात्रक विमाएं क्या होंगी और आवेशों के गुणधर्म क्या होंगे, और जिसके अंदर 4 बातें महत्वपूर्ण होंगी कि विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की निश्चलता का नियम, आवेश का क्वांटीकरण का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। और इनके अंदर से हर बार एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है, इनके ऊपर आधारित यहाँ से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने कहा था कि अपने पास यदि ये कांच की एक एबोनाइट की छड़ है, ये एक अपने पास क्या है, एबोनाइट की छड़ है, और अपने पास एक दूसरी ओर छड़ है, ये अन्य छड़ है। अब इस एबोनाइट की जो छड़ है, इसको अपने कहा था कि यदि अपन बिल्ली की खाल के साथ क्या करवाएं, घर्षण करवाएं। बिल्ली की जो खाल है उस खाल के साथ अपने क्या करवाया था, घर्षण करवाया था। तो अपनी जो एबोनाइट की जो छड़ थी उसको अपन ने देखा कि ये जो छड़ है ये कैसी हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है। कांच की जो एबोनाइट की जो छड़ थी वो कैसी हुई थी, ऋणावेशित हुई थी। अब अपन यदि मान लें कि इस एबोनाइट की छड़ को किसी दूसरी छड़ के पास लेकर जाते हैं, अपने को यह नहीं पता है कि ये जो छड़ है वो आवेशित है या नहीं है। तो अब जब अपन इस छड़ को इसके पास लेकर आएंगे तो अपने पास क्या होंगी, 2 संभावनाएं हो सकती है यहां कि ये जो छड़ है ये इसको क्या करे, आकर्षित करे या क्या करे, प्रतिकर्षित करे। तो मान लिया कि अपने पास इसकी जो 2 संभावनाएं हैं, पहली संभावना है कि ये इसको क्या करती है, आकर्षित करती है, और दूसरी जो संभावना है वो अपने पास क्या है कि क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अब बात यह आती है कि यदि एबोनाइट की छड़ इस दूसरी वाली छड़ को यदि आकर्षित करती है तो अपन ये माने कि ये जो छड़ है ये विपरीत आवेशित है। मतलब कि यदि इसको अपन ऋणावेशित कह रहे हैं, एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित है, तो इसका मतलब है कि ये जो छड़ है वो कैसी है, धनावेशित है। अब दूसरी कंडीशन कि ये इसको क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अब प्रतिकर्षित करती है इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जो छड़ है वो क्या है, ऋणावेशित है। अब अपने पास दोनों ही कंडीशन से यहां दिख रही हैं कि जो दूसरी छड़ है वो धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। ये अपन कन्फर्मली पूरे विश्वास के साथ कैसे कहें कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित है, क्योंकि अपने प्रेरण में एक चीज पढ़ी थी कि कोई वस्तु है उसको यदि आवेशित वस्तु है उसको किसी दूसरी वस्तु के पास में यदि अपन लेकर जाएं जो पहले से ही कैसी है, अनावेशित है, और उसको जब उसके पास में लेकर जाएंगे तो प्रेरण प्रभाव के कारण क्या होगा कि उस दूसरी वस्तु के ऊपर एक विपरीत प्रकृति का क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और तो यहां संभावना ये बनी कि इस स्थिति के ऊपर, यहां इस छड़ के ऊपर, यहां ये वाला जो सिरा है इस सिरे के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और इस सिरे के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। किस कंडीशन के अंदर, प्रेरण वाली कंडीशन के अंदर। तो अब क्या होगा
कि इस ऋणावेशित छड़ और इस धनावेशित भाग के बीच की जो दूरी है, ये दूरी ये कम है, और यहां वाली जो दूरी है ये क्या है, ज्यादा है। तो यहां जो ये आकर्षण बल लगेगा, ये आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, जबकि यहां जो प्रतिकर्षण बल लगेगा ये फल क्या होगा, कम प्रभावी होगा। और उसकी वजह से ये जो एबोनाइट की जो छड़ है, इस जो दूसरी वाली छड़ है जो अनावेशित है, उसको अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इस तरह से अपने को यहां ये लगा कि अपन कन्फर्मली किसी वस्तु को ये कह सकें कि दूसरी वाली जो वस्तु है वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो वस्तु अनावेशित भी हो सकती है। तो अनावेशन की वजह से के कारण ये जो एबोनाइट है वो प्रेरण वाली घटना के कारण उसको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो इस तरह से अपने पास एक चीज निकल के रही कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो आवेशन वाली कंडीशन है, वो कंडीशन केवल और केवल एक ही कंडीशन है, वो हो सकती है कि प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि आवेशित वस्तु जो है वो विपरीत प्रकृति की आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु दोनों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर सकती है, जैसा इस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं। तो इस तरह से आवेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका सीधा सीधा कारण या वास्तविक रूप से अपन ये कह सकें कि ये वस्तु आवेशित ही है, इसको केवल अपन प्रतिकर्षण के द्वारा ही समझा सकते हैं, प्रतिकर्षण द्वारा समझाया जा सकता है। तो सबसे पहला तथ्य कि किसी वस्तु पर आवेशन की जो प्रकृति है उसको केवल अपन किसके द्वारा समझा सकते हैं, प्रतिकर्षण के द्वारा ही समझाया जा सकता है। दूसरा जो है वो अपने पढ़ा कि भाई जब अपने पास इस एबोनाइट की जो छड़ है, इसको अपन ने ये जो बिल्ली की खाल है इसके साथ क्या करवा रहे हैं अपन, घर्षण करवाया। तो क्या हुआ, अपने कहा कि जो ये छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, ये कैसी हुई, ऋणावेशित हुई, और बिल्ली की जो खाल है वो कैसी हुई, धनावेशित हुई। मतलब कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और उनको ग्रहण किसने किया है, एबोनाइट की छड़ ने। मान लिया कि वो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो एबोनाइट की जो छड़ है इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और बिल्ली की जो खाल है इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब क्या इस एबोनाइट की छड़ का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल। देखने में तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही कम होता है द्रव्यमान, क्योंकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। लेकिन इतना तो यहां तय हो चुका कि इलेक्ट्रॉन यहां एक वस्तु से या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके ऊपर आए, एबोनाइट की छड़ पे आए। तो जाहिर सी बात होगी कि इस एबोनाइट की छड़ का जो कुल द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? मान लिया कि इसके अंदर जो डेल्टा एम द्रव्यमान की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये जो वृद्धि होगी वो होगी 5 इंटू कितना, एम। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको 5 टाइम से अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो एबोनाइट की जो छड़ है उसके द्रव्यमान में तो इतने की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जो बिल्ली की खाल है उसके अंदर उतने ही द्रव्यमान की क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण करवाया जाता है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। और उस आदान प्रदान के दौरान किसी एक वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो जिस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसका मतलब है कि वो अपने जो परमाणु है उनकी बाह्य कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो वो वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। और जो वस्तु या जिस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो इस तरह से आवेशन के दौरान जो है वो द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आवेशन के दौरान द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती है। कह सकते हैं, थोड़ा और सुधार करें, वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होती है। अगली जो बात है कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश का जो पता है, आवेश का जो सहसूचन है, या माप जो है, वो अपन विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, से किया जाता है। कि किसी वस्तु के ऊपर अपन आवेश का जो मान है वो विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोमीटर है, उनकी सहायता से किया जाएगा। जिसके अंदर अपन आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमीटर जो है या जो अपना विद्युतदर्शी है, इलेक्ट्रोस्कोप है, वो किस तरह से कार्य करता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि आवेश जो है इसका जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम, सीजीएस पद्धति के अंदर। एमकेएस पद्धति के अंदर स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई, इसको ESU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके सीजीएस पद्धति के अंदर क्या है, मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक हुआ कूलाम, जिसको अपन C से रिप्रेजेंट करेंगे, और सीजीएस पद्धति के अंदर जो मात्रक है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। यहां ये जो फ्रैंकलिन है ये सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। और सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है फैराडे। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बोल लेते हैं आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो सबसे छोटा मात्रक जो है वो फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कितना है, फैराडे। इनके अंदर संबंध भी पूछ लेते हैं कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 गुणा 10⁹ फ्रैंकलिन होता है, या 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है।
तो ये आवेश के कुछ मात्रक हैं। अब यहाँ आवेश का जो मात्रक है कूलाम, ये बड़ा मात्रक होने की वजह से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू जो अपन लेते हैं उनके अंदर यहाँ क्या है, छोटे मान काम में लिए जाते हैं। जैसे 1 माइक्रोकुलाम, 1 म्यूसी, यहाँ ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं माइक्रो, 1 माइक्रोकुलाम। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की घात -6 कुलाम। 1 नैनोकुलाम, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -9 कुलाम होती है। और 1 पिकोकुलाम बराबर 10 की घात -12 कुलाम। तो ये आवेश के कुछ छोटे मात्रक हैं जिनकी वैल्यू अपने को याद रखनी है कि 1 माइक्रोकुलाम में कितने होते हैं, 10 की घात -6 कुलाम, 1 नैनो के अंदर 10 की घात -9 और 1 पिको के अंदर 10 की घात कितना -12 कुलाम होते हैं। अब अपन आगे यहाँ चर्चा करते हैं कि आवेश के गुणधर्म कौन कौन से हैं, और जहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो पहला है विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। विद्युत आवेश की योज्यता का नियम, योज्यता का नियम या योग का नियम। इस नियम के अंतर्गत अपने को पता है कि जो आवेश है वो एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब मान लिया कि अपने पास ये अलग अलग गोले हैं, आवेशित गोले हैं, और मान लिया कि जो ये पहला गोला है, ये 4 गोले हैं अपने पास हैं। पहला गोला है उसके ऊपर +2 आवेश है, मतलब धनात्मक आवेश है। दूसरा जो गोला है उसके ऊपर मान लिया +3 है, ये भी धनावेशित है, और 3 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या हुई है, कमी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, कमी हुई है। ये मान लिया। तीसरा जो है इसके अंदर मान लिया अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। और ये वाला जो है इसके अंदर मान लिया अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। तो यहां देख रहे हैं कि पहला गोला जो है वो अपने पास धनावेशित है, दूसरा धनावेशित है, तीसरा ऋणावेशित है, और चौथा कैसा है, धनावेशित है। अब ये अलग अलग गोले हैं, लेकिन अपने पढ़ा था कि निकाय, निकाय का मतलब है कि जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक वस्तुएं उपस्थित होती हैं। तो यहां अपन ये जो चारों गोले हैं ये मिलके, या 4 वस्तुएं हैं एक तरह से मान लें कि ये मिलकर क्या बना रही हैं, एक निकाय का निर्माण कर रही हैं। तो अब यदि अपन इस निकाय का, अब ये जो पूरे हैं ये शामिल हो चुके हैं, तो ये अब क्या बन चुका है, एक निकाय बन चुका है। तो अब अपने को क्या करना है, निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है। तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी जो आवेश हैं इन सबको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो अपने पास इस निकाय का कुल आवेश हुआ Q बराबर पहले गोले का आवेश Q1, दूसरा गोले का आवेश अपन कहते हैं Q2 है, तीसरे गोले का आवेश है वो Q3 है, और चौथे गोले का जो आवेश है वो कितना है, Q4 अपन मान लेते हैं। तो अब यहां अपन देखेंगे तो Q इक्वल टू Q1, Q1 का जो मान है वो प्लस का कितना है, 2E है। Q2 जो है उसका जो आवेश है वो कितना है, प्लस का 3E है। Q3 जो है वो माइनस का कितना है, 4E है। तो प्लस और माइनस का ये 4E है, और प्लस Q4 का जो है वो प्लस का 5E है। तो Q इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 2, 3 और 5, 3 2 5, 5 और 5 10, तो प्लस का 10E हो गया, और प्लस और माइनस गुणा हो गया, माइनस का कितना हो गया, 4E इक्वल टू अपने पास बचा प्लस का 6E। तो इस तरह से अपने क्या किया, इस निकाय का कुल जो आवेश है वो ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा क्या कर दिया, इन सभी आवेशों को जोड़ दिया। क्योंकि अपने को पता है कि जो आवेश है वो क्या है, एक अदिश राशि है।
तो इस तरह से अपने पास इस निकाय का कुल जो आवेश आया वो कितना आया, प्लस का 6e। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये निकाय है वो निकाय कैसा है, धनावेशित है। और यदि यहां वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती तो अपन कह सकते हैं कि वो जो निकाय है वो कैसा है, ऋणावेशित है। तो इस तरह से अपन विद्युत आवेशों की जो योज्यता का जो नियम है वो अपने को ये बताता है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता का नियम कहा जाता है। तो मान लें ओवरऑल यदि अपन लिखें कि इस निकाय के अंदर कुल जो है धनावेश है वो कितना है, Pe, और मान लिया कि कुल ऋणावेश है माइनस का Ne। तो इस निकाय का कुल जो आवेश होगा वो होगा Q इक्वल टू Pe माइनस Ne, बराबर लिख सकते हैं Q बराबर P माइनस N इंटू कितना E। तो यहां से अपन यदि कहें कि P ग्रेटर देन कितना है, N है, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि P लेस देन N है तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। मतलब धनायन ज्यादा है तो निकाय क्या होगा, धनावेशित होगा। और यदि ऋणांश की संख्या ज्यादा है तो अपन कह सकते हैं कि जो निकाय है वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। अब अगले नियम की बात करते हैं। अगला जो दूसरा नियम आता है वो आता है विद्युत आवेश की निश्चलता का नियम, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश की निश्चलता का नियम। मान लिया अपने पास ये एक गोला है, इस गोले पर जो आवेश है वो कितना है, Q है। और ये जो गोला है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अब यदि इस गोले को v वेग से गति करवाई तो इस गोले पर कितना आवेश होगा, तब भी इस गोले के ऊपर कितना आवेश होगा, Q ही होगा। मतलब कोई भी वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है और उसके ऊपर जितना आवेश है उतना ही आवेश वो यदि गति करती है तो उस अवस्था में भी उसके ऊपर उपस्थित रहेगा। मतलब वो स्थिर है या गतिशील है, इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवेश के ऊपर। तो इसको कहा जाता है आवेश की निश्चलता का नियम। मतलब किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था और उसकी गतिशील अवस्था के दौरान कुल आवेश हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको अपन कहते हैं आवेश की निश्चलता का नियम। तीसरा आता है आवेश संरक्षण का नियम। काफी बार पूछा जाता है दोस्तों कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, और न्यूमेरिकल के अंदर भी इसकी उपयोगिता खासी है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। आवेश संरक्षण का नियम, जैसा नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अपन ने पीछे जब उदाहरण लिए थे तो हमने कहा था कि अपने पास जब ये मान लिया कि ये कांच की छड़ है और इसको अपन ने ये लिया था कि रेशम का कपड़ा है। जब इस कांच की छड़ और रेशम इनके ऊपर घर्षण नहीं करवाया था तब तक कुल आवेश कितना था, 0 था। क्योंकि ये अपने पास एक क्या है, कांच और रेशम की जो छड़ है ये मिलके क्या बना रही है। अब भी अपन वही बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक निकाय बन चुका है ये। अब इस निकाय में देखेंगे कि घर्षण से पूर्व है, घर्षण से पूर्व है, घर्षण से पहले।
कांच के ऊपर आवेश प्लस रेशम के ऊपर आवेश, कोई घर्षण नहीं करवाया है, इसलिए कांच की जो छड़ है ये भी कैसी है, उदासीन है, और रेशम है वो भी कैसा है, उदासीन है। तो इसलिए इन दोनों के ऊपर आवेश कितना है, 0 0 है, तो कुल आवेश कितना है, 0 है। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों छड़ों के बीच में क्या करवाया, घर्षण करवाया। जब घर्षण करवाया तो अपन ने क्या देखा कि मान लिया कि जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसके ऊपर गए थे, रेशम के कपड़े पर गए थे। कि मान लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ के ऊपर, जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर चले गए। तो इस तरह से कांच जो है, इस कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुआ कांच के ऊपर, वो उत्पन्न हुआ +10E। और रेशम जो है Q, इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो हुआ -10E। क्यों? क्योंकि कांच जो है उसने 10 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, तो इसके ऊपर धनायन उत्पन्न हो गया 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और रेशम जो है उसने 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो अब इस निकाय का कुल आवेश, तो घर्षण के पश्चात निकाय का कुल आवेश इक्वल टू Q कांच की छड़ के ऊपर आवेश प्लस Q किसके ऊपर, रेशम के ऊपर। तो अपन ने देखा कि कांच के ऊपर कितने हैं, प्लस का 10E, और रेशम के ऊपर है वो माइनस का कितना है, 10E है। तो इस तरह से टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से मैंने यहां देखा कि घर्षण से पहले आवेश कितना है, 0 है, और घर्षण के बाद में भी आवेश कितना है, 0 है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं यहां पर कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। मतलब कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ऊपर उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, बाकी उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही यदि पर और उदाहरण देखें तो जैसे अपन 10th के अंदर पढ़ते हैं कि यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 ये एक ऐसा है रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो समय के साथ क्या होता रहता है, विघटित होता रहता है। जब 92 यूरेनियम 238 जो है ये विघटित होगा तो क्या होगा, क्या बनाता है, ये थोरियम बना लेता है, और साथ में एक हीलियम पार्टिकल का क्या कर देता है, ये उत्सर्जन कर देता है। तो अब यहां पर भी अपन यदि देखें तो देखेंगे कि विघटन से पूर्व कुल आवेश, विघटन से पूर्व कुल आवेश बराबर है कितना, 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब विघटन के पश्चात बराबर देखेंगे कि थोरियम पर कितना आवेश है, Q थोरियम के ऊपर प्लस Q हीलियम के ऊपर, मतलब थोरियम के ऊपर कितना आवेश है और हीलियम के ऊपर। तो अपन देख रहे हैं कि थोरियम जो है उसके ऊपर कितना आवेश है, 90 है, और हीलियम के ऊपर कितना है, 2 है। तो इस तरह से 90 प्लस कितना हुआ, 2 इक्वल टू कितना हुआ, 92। तो इस तरह से अपन यहां पे भी अपन देख रहे हैं कि यूरेनियम के विखंडन से पहले उसके ऊपर टोटल जो आवेश है वो 92 इलेक्ट्रॉन है, और विखंडन के पश्चात भी कितना है, 92 है। तो इस तरह से अपन यहां पर भी कह सकते हैं कि आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। इसी तरह से दूसरा यदि अपन देखें इसके अंदर विखंडन कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक है पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 गामा पार्टिकल या फोटोन, जिसको अपन बोले फोटोन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये जो फोटोन है
ये कैसा है, उदासीन है होता है। मतलब इसके ऊपर आवेश का मान कितना होता है, 0 है। और अपन यहाँ प्रारंभ में यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक कितना है, पॉजिट्रॉन है। दोनों का जो है संयोजन हुआ, उससे पहले जो है वो आवेश कितना है, 0 है यहाँ, और संयोजन के पश्चात भी आवेश कितना है, 0 है। तो यहाँ से भी अपन कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, लागू होता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल जो आवेश है वो हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। इसी को कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम, और इसका कोई भी अपवाद नहीं है प्रकृति के अंदर। और लास्ट नियम जो है वो अपन पढ़ते हैं हम, कि आवेश का क्वांटीकरण। कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है। दोस्तों अभी अपन ने कहा, यहाँ अभी बार बार अपन कह रहे हैं कि कांच की छड़ है, एबोनेट की छड़ है, उसको अपन किसी रेशम या बिल्ली की जो खाल है उससे क्या करवा रहे हैं, घर्षण करवाते हैं। तो यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ से मान लो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कभी अपन कह रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन कभी भी अपन ने ऐसा यहाँ नहीं कहा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1/4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3/4 निकल गया, ऐसा कभी भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का जो स्थानांतरण है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में हो रहा है, कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10, 1000, लाख इलेक्ट्रॉन, इस तरह से उनका क्या कर रहे हैं अपन, स्थानांतरण यहां पर हो रहा है। तो अब जब अपन ने कहा कि कांच से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गया, तो अपन कहेंगे कि रेशम है, इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना हुआ, -10 E। कांच की जो छड़ है उसके ऊपर अपन आवेश कहेंगे प्लस का कितना कहेंगे, 10 E कहेंगे। यदि 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब अपन कह रहे हैं कि इस कांच के ऊपर, रेशम है इसके ऊपर -5 E है, और जो कांच है उसके ऊपर प्लस का कितना है, 5 E है। तो यहां अपन देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश का जो मान है, कुल आवेश का जो मान है, वो हर बार इलेक्ट्रॉन के आवेश का, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा गुणज है, पूर्ण गुणज है ये। तो इस तरह से मान लिया कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। n इलेक्ट्रॉन तो कांच के ऊपर जो आवेश होगा वो प्लस का कितना होगा, Ne होगा, और रेशम के ऊपर होगा वो कितना होगा, माइनस का कितना होगा, Ne होगा। तो इस तरह से अपन कंबाइंड रूप से ये कह सकते हैं कि Q = प्लस माइनस कितना, Ne। मतलब किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। इसी को क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, कि किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि आवेश का जो क्वांटा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कि आवेश के क्वांटा का जो मान है, सबसे छोटा जो क्वांटा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और उसका मान कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो अपने पास होता है, इलेक्ट्रॉन QE = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो आवेश का जो क्वांटीकरण है, इस नियम को दिया था मिलिकन ने, और किसके प्रयोग द्वारा, तेल बूंद प्रयोग की सहायता से। तो दोस्तों कई बार पूछ लेते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की, मिलिकन ने की थी, और किसकी सहायता, किस प्रयोग के द्वारा समझाया था, तेल बूंद प्रयोग की सहायता से उसको क्या किया था, समझाया गया था। तो दोस्तों अब इसके ऊपर यहां क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स करेंगे। यहां अपन केवल इतना ही बात करेंगे, ये भी चर्चा। तो
ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम किसका होगा, माइनस का। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होगा वो होगा प्लस 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होगा। दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर अपने को जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 1.674 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं आगे स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी है जो अभी अपने पहले कहा था कि इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी वस्तु के आवेश का संसूचन कि आवेश का पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु जो है वो आवेशित है या नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक कांच का जार है, ये एक कांच का जार है, और इस कांच के जार के अंदर यहां एक कॉर्क लगा है और इस कॉर्क के भीतर से एक धातु की छड़ है, एक लगी हुई है, ये धातु की छड़ है। और इस धातु की छड़ के नीचे यहां ये लगी होती हैं स्वर्ण पत्तियां, सोने की लीफ होती हैं, 2 सोने की पत्तियां हैं पतली पतली जो यहां लगी रहती हैं। और यहां ऊपर जो ये धातु की जो है इसके ऊपर एक घुंडी या नोब लगी रहती है। मेटेलिक नोब, धात्विक घुंडी जिसको अपन बोलते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि मान लिया कि अपने पास एक छड़ है, ये एक छड़ है और ये धनावेशित है। अब इस धनावेशित छड़ को अपन क्या करेंगे, यहां संपर्क में लेके आएंगे। तो अपने को पता है कि ये भी आवेशित वस्तु है, धातु है, ये भी चालक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगी तो ये जो धनावेशित भाग है उसका स्थानांतरण कहां हो जाएगा, चालन विधि के द्वारा इस धात्विक छड़ के भीतर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो धनावेश है ये इस चालक छड़ के द्वारा होते हुए यहां आएगा और यहां आके इस सिरे के ऊपर इसको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 जो स्वर्ण पत्तियां हैं इनके ऊपर ये वितरित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस दोनों के ऊपर ये धनावेश वितरित होगा तो क्या होगा कि ये दोनों जो छड़ें हैं इनकी समान रूप से आवेशित होंगी और एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाएंगी, प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। तो अब अपन ये कह सके यहां से कि ये धनावेश, अभी तो अपने मान लिया कि ये धनावेश थी तो अपने को पता लगा कि हाँ भाई ये छड़ कैसी हो चुकी है, धनावेशित हो चुकी है। लेकिन अब अपने पास कोई ऐसी छड़ लेकर आए जिसके ऊपर ये कोई दूसरी छड़ अपन लेकर आए जिसके ऊपर अपने को आवेश का पता नहीं कि ये किस तरह से आवेशित है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, अपने को नहीं पता है। अब अपने क्या किया, इस छड़ को यहां लेकर आए और यहां इसको टच किया। अब यहां टच करेंगे तो क्या होगा कि इस चालक छड़ का जो आवेश है वो भी इस धात्विक छड़ की सहायता से कहां आएगा, नीचे की ओर प्रवाहित होना शुरू होगा। अब यहां क्या अपन देखेंगे कि ये जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन नोट करेंगे कि ये इनके बीच कम हो रही है या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यदि इन दोनों लीफ के बीच, इन दोनों स्वर्ण पत्तियों के बीच की डिस्टेंस यदि कम हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो आप छड़ लेकर आए हैं ये विपरीत आवेशित है। मतलब कि इन दोनों छड़ों के बीच की दूरी कम है, दूरी कम हुई तो अपन कहेंगे कि वो
ये धनावेशित थी तो वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। वो छड़ कैसी है, ऋणावेशित है। और यदि इन पत्तियों के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसका मतलब जितना आवेश पहले था उससे भी ज्यादा उनके ऊपर और वो समान प्रकृति का हो गया, तो उसकी वजह से उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, तब अपन कहेंगे कि वो छड़ कैसी है, धनावेशित है। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रोस्कोप या जो विद्युतदर्शी है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है, उसकी सहायता से किसी आवेशित छड़ के ऊपर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो दोस्तों आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है कूलाम का नियम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो के